नमस्कार, मैं संजय द्विवेदी भोपाल से लाइव हूँ केएल पचौरी प्रकाशन के फेसबुक पेज पे। आप सबका अभिनंदन, जो जुड़ने वाले हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों का आभार, अभिनंदन कि आप एक ऐसे विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिंट मीडिया के भविष्य के बारे में आज हमें बातचीत करनी है और निश्चित रूप से प्रिंट मीडिया जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई को इतने शानदार तरीके से चलाया और एक पूरी परंपरा इसके साथ जुड़ी हुई है, लेगेसी जुड़ी हुई है, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और मेरा मानना है कि प्रिंट मीडिया अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जिससे जुड़ कर के हम लोग बड़े होते हैं और एक पूरी की पूरी परंपरा उससे जुड़ी हुई है। मैं केएल पचौरी प्रकाशन के प्रबंधकों, मेरे छोटे भाई श्री तरुण विजय पचौरी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रुति जी और उनके समूचे परिवार के प्रति, उनके संस्थान के प्रति, जिन्होंने हिंदी की इतनी लंबी सेवा की है, बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया है, उन सब के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि वे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उन साथियों का भी अभिनंदन करता हूं जो इस बहस में, इस बातचीत में मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं अपने उन मित्रों, सहयोगियों, दोस्तों का भी अभिनंदन करूंगा जो हमारे साथ इस पूरी बातचीत में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये जो हमारा समय है वो किस तरह से प्रिंट मीडिया को प्रभावित कर रहा है। ई मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब और कुल मिलाकर मोबाइल क्रांति ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो अखबार और पत्र पत्रिकाओं का किया है, यानी कि बहुत बड़ा पठनीयता का संकट हमारे सामने है। इस समय का सबसे बड़ा संकट ये है कि अब पढ़ने का जो वक्त है हमारा वो मोबाइल पर जा रहा है। पठनीयता का ये जो संकट है ये प्रिंट माध्यमों के सामने एक तरह से चुनौती की तरह है और सूचना ज्ञान के लिए ई माध्यमों और मोबाइल पर जो हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है उसने प्रिंट माध्यमों को बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने प्रस्तुत की है। क्योंकि अगर ये बदलते नहीं हैं खुद को, अगर उन्होंने बदला नहीं हमारे प्रिंट माध्यमों ने, तो धीरे धीरे अप्रासंगिक होते चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बदलना मजबूरी है। सो अखबार खुद को बदल रहे हैं। आपने देखा है जो हमारे मीडिया संस्थान हैं वो अपने आप को बदल रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं और बचने रहेंगे ऐसा लगने भी लगा है। इस पूरे परिदृश्य को जब हम देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, तो अखबार बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं, ज़्यादा सरोकारी और ज़्यादा संदर्भों के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। उनकी साज सज्जा, उनकी जो प्रस्तुति है, उनका जो प्रेजेंटेशन है, ओवरऑल जो उनकी प्रस्तुति है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। वो ज़्यादा संदर्भों के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। राजनीति अब अखबार का मुख्य विषय नहीं। एक समय में राजनीति ही अखबार का मुख्य विषय हुआ करता था। आज समाज जीवन के जो विविध संदर्भ हैं वो अखबारों के अंदर जगह पाने लगे। अखबार के पृष्ठ बढ़े हैं। आज यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री पहले पेज पर अखबार की शोभा बढ़ाएं या उसकी लीड बने। प्रधानमंत्री और सत्ताधीशों का पहले पन्ने से गायब होना ये संकेत है कि अखबार अब अपने आप को धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब अखबार आपकी ज़रूरत का अखबार बन रहा है। वह आपके हिसाब से बनाया जा रहा है। उसे आपके सपनों, आपकी आकांक्षाओं, आपकी आवश्यकताओं के तहत बनाया जा रहा है। वह थोपा नहीं जा रहा है। वह बात कर रहा है, संवाद कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है। वह आपके सपनों का अखबार है, आपकी दुनिया का अखबार है। हिंदुस्तान जैसे देश की विविधता और उसकी बहुलता के हिसाब से अखबार तैयार हो रहे हैं और स्थानीयता इसमें प्रमुख तत्व के रूप में उभर के सामने आई है, जिसको प्रॉक्सिमिटी के नाम से हम मीडिया के पाठ्यक्रम पढ़ते रहे हैं। स्थानीयता इसका मूल तत्व बन के उभरी है। स्थानीय संस्करणों की जो अवधारणा है, लोकल एडिशंस की जो अवधारणा है, शहरों के जो पुल आउट्स हैं, वो इस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं। कंटेंट के स्तर पर हमको चौतरफा बदलाव देखने को मिल रहा है। ई मीडिया की क्रांति के बाद अखबार अब पहली खबर देने वाले माध्यम नहीं रहे। सूचनाएं अन्य कई माध्यमों से हमें मिल चुकी होती हैं। एक समय में हम अखबारों के माध्यम से जानते थे कि हमारे शहर में क्या हुआ, हमारे देश में क्या हुआ, हमारे प्रदेश में क्या हुआ, इस दुनिया में क्या हुआ। पर सोशल मीडिया और मोबाइल क्रांति के चलते अब हर व्यक्ति सूचना संपन्न है, सूचनाओं का वाहक है, सूचनाओं का क्रिएटर है और सूचना संपन्न तो है भी। उसके पास सारी सूचनाएं आ चुकी। अब वह
24 घंटे में एक बार आने वाले अखबार की प्रतीक्षा करता हुआ बैठा नहीं रहता। अब जो एक 24 घंटे में एक बार अखबार आता है वह क्या करे, उसके सामने एक बहुत बड़ा संकट है। जाहिर तौर पर ये जो संकट है ये बहुत गहरा है। बावजूद इसके माना जा रहा है कि छपे हुए शब्दों पर भरोसा कम नहीं होगा, इसलिए अखबारों की अहमियत कायम रहेगी। अखबार के मूल तत्व मीडिया और सूचना क्रांति के बाद भी नहीं बदलेंगे। सोशल मीडिया का उफान आज है, कल भी रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। न्यू मीडिया भी कब तक न्यू रहेगा इसको आप कह नहीं सकते। हम याद करें कि जब टेलीविज़न की क्रांति हुई और बहुत सारे समाचार चैनल्स आए, उस दौर में कहा जाने लगा कि अब अखबार बचेंगे नहीं और प्रिंट मीडिया के सामने बहुत गहरा संकट उपस्थित है। किंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि चैनल क्रांति के बाद अखबार संभले, अखबार ज़्यादा सुदर्शन हुए, अखबार रंगीन हुए, अखबार अच्छे पन्नों पर छपने लगे, अच्छे कागज़ पर छपने लगे, विदेशी मशीनों पर छपने लगे और उनकी जो प्रेजेंटेशन थी, उनकी जो प्रस्तुति थी, वो अचानक बहुत ही सुदर्शन हो गई। ऐसे में अखबारों की जो बेहतर प्रस्तुति थी, सिटीजन जर्नलिज्म था, उसकी मांग बढ़ती चली गई और अखबार की दुनिया में काम करने वाले सभी लोग अब डिजिटल मीडिया पर भी काम करने लगे। आप ये देख रहे हैं कि वर्षों में जो विश्वसनीयता बनी है मीडिया हाउसों की, अखबार घरानों की, वो सब के सब अब डिजिटल मीडिया पर भी उपलब्ध है। उनकी सालों में विश्वसनीयता बनी है, ये जो प्रामाणिकता बनी है, ये उनके काम आ रही है। अखबार इसी तरह बचे रहेंगे। एक समय में अखबारों में 40% भाषण, 20% प्रश्नोट और 40% खबरें छपती थी। अब आपके मन और इच्छा का अखबार तैयार हो रहा है। उसका जोर अब सूचनाओं पर नहीं है, वह विश्लेषण कर रहा है, वह व्याख्या कर रहा है, वो खबरों के पीछे छिपे हुए अर्थ को बता रहा है, वो एक नए तरीके से चीज़ों की व्याख्या कर रहा है। अखबार की दुनिया में काम करने वाले सभी मीडिया हाउस अब डिजिटल मीडिया पर भी काम कर रहे हैं। और आप ये देखें कि अब जो अखबार का मूल स्वर है वह जीवन है, आपका लाइफ स्टाइल है, जिसको हम लाइफ स्टाइल कह के सेगमेंट को संबोधित कर रहे हैं, वो लाइफ स्टाइल है। वह सुंदर दृश्यों का साक्षी बनना चाहता है। अखबार का जोर सूचनाओं पर नहीं है, अखबार का जोर अब विश्लेषण पर है। अखबार का पूरा जोर अब फीचर पर है। अखबार अब घटनाओं पर नहीं, इवेंट्स पर केंद्रित है। यानी जीवन या लाइफ स्टाइल अब उसके मुख्य समाचार बन चुके हैं। यानी वह एक साथ आधुनिकता और परंपरा दोनों को साधना चाहता है। अब वह ईद और दिवाली भर नहीं मनाता, अब वो करवा चौथ भी मनाता है, छठ भी मनाता है, गरबा भी मनाता है। सबका उसने राष्ट्रीयकरण कर दिया है। ये सारे जो त्यौहार राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने लगे, इसके पीछे कहीं ना कहीं मीडिया की एक जो उपस्थिति है और मीडिया ने जिस तरह से इनका लोकव्यापीकरण किया, उसके नाते हमारे सारे त्यौहार जो स्थानीय त्यौहार थे, गरबा गुजरात का त्यौहार था, दुर्गा पूजा जो है बंगाल की थी, गणेश पूजा जो है महाराष्ट्र की थी, छठ जो है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश कुछ इलाकों में मनाया जाता था, करवा चौथ पंजाब और बाकी प्रांतों में मनाया जाता था। आज वो राष्ट्रीयकरण हुआ है इन त्योहारों का, यानी परंपरा के साथ आधुनिकता को साधने की कोशिश इसने की है। आज मीडिया को अक्षय तृतीया की भी याद है और वैलेंटाइन डे की भी याद है। वो रोज डे भी मनाता है, नया साल भी मनाता है, नया साल भारतीय नववर्ष भी मनाता है और पश्चिमी नववर्ष तो मनाया ही जाता है। तो एक नया साल 1 जनवरी का भी है, एक गुड़ी पाड़वा का भी है, एक हिंदू नववर्ष का भी है। तो एक तरह से अखबार ने अपने को लोक जीवन के साथ जोड़ा है, उन त्योहारों के साथ, परंपराओं के साथ। अब ये अलग बात है कि इसमें विश्लेषण करने वाले जोड़ेंगे, क्योंकि इसके साथ एक बाजार जुड़ता है। अक्षय तृतीया का एक बाजार है, नए साल का एक बाजार है, दिवाली का एक बाजार है। तो बाजार तो जुड़ता है, किंतु अखबार ने अपनी इस विचारों का कुल मिलाकर विस्तार किया है। और इस बदलते हुए अखबार को आपको समझना पड़ेगा। इस बदलते हुए अखबार को समझना है तो भारत और उसके समाज को भी समझना पड़ेगा। 1991 के बाद जीवन में घुस आई उदारीकरण की जो फौज है, उदारीकरण का जो दौर है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। 1991 एक ऐसा साल है जिसने इस भारत को पूरी तरह बदल करके रख दिया। इसको आपको समझना पड़ेगा। उदारीकरण को यह झोला छाप पत्रकारिता का समय नहीं है, यह एक प्रकार का कारपोरेट मीडिया है जिसके केंद्र में सिर्फ गरीब संघर्ष करते हुए लोग नहीं हैं, खाए अघाए लोग भी हैं जिनका पेट भरा हुआ है और जो बाजार में उपभोक्ता के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। यह जरूरतों और संसाधनों से भरे पूरे लोगों की कहानियां भी सुनाता है। उनकी पार्टियां उनके पन्नों पर पेज 3 की तरह परोसी जा रही हैं। कैसे कोई अमीर अपनी जिंदगी जीता है, कैसे अपनी सुबह की शुरुआत करता है, कैसे उसने एक ऑर्डिनरी आदमी से एक बड़े आदमी की यात्रा की है, ये सारा कुछ आपको दिखता है। अखबारों में अब एक साथ गंभीरता और हल्कापन दोनों है।
एक सेलिब्रिटी के सामाजिक मूल्य क्या मायने रखते हैं, वह क्या खाता है, क्या पहनता है, उसकी पार्टियां कितनी रंगीन हैं, यहाँ उसका भी मूल्य है। मतलब कहने का आशय ये है, अखबार में एक साथ अब गंभीरता भी है, हल्कापन भी है। यानी ये बाजार को भी साध रहे हैं और इसके साथ समाज को भी साध रहे हैं। अखबार भी चाहते हैं कि वे भी आदमी की तरह स्मार्ट बने, फोनों की तरह स्मार्ट बने। अब वो एक बड़े वृत्त के लिए काम करते हैं। अखबार चाहते हैं कि वो स्मार्ट पाठकों के बीच जाएं। इसके पाठक ही नहीं, अखबार भी अपने पाठकों को चुन रहे हैं। ये अपने आप में घटना पहली बार हो रही है जब अखबारों ने अपने पाठक चुनने शुरू किए। इसके पहले जो भी 2 रुपए दे दे वो उस अखबार का मालिक है। आज अखबार चाहता है कि वो ऐसे रिचेस्ट क्लास में, उस क्लास में जाए, उस क्लास में पढ़ा जाए, ताकि उसकी एक लेगेसी बने, ताकि उसकी एक बाजार बने, उसकी एक उपभोक्ता का मार्केट बने। वह खाने वाले, पैसे वाले और जो धम प्रभु कह सकते हैं या संप्रभु लोग हैं, उनके बीच में पढ़ा जाना चाहता है। यानी अखबार अपने पाठक चुन रहा है। अखबार अब सिर्फ प्रसारित नहीं होना चाहते, वे क्लास के बीच पढ़े जाना चाहते हैं। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनें कि अखबार अब सिर्फ प्रसारित नहीं होना चाहते, वो ज़्यादा बिकना नहीं चाहते, वो एक क्लास के बीच पढ़े जाना चाहते हैं। वो प्रभु वर्गों के बीच में जो एलीट क्लास है उसके बीच अपनी मौजूदगी चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। राजनीति की तरह अब अखबारों के केंद्र में जनता नहीं है, बल्कि ताकतवर लोग हैं, खाया खाए लोग हैं, जो उपभोक्ता बन चुके हैं या उनमें खरीदार बनने की संभावनाएं हैं। यहाँ प्रबंधन भी इसलिए खास उठा है, संपादक इसीलिए नीचे थोड़ा गया क्योंकि यहाँ विचारों का भी प्रबंधन करना है। इसलिए कुछ समझदार लोग बिठाए गए हैं जो एक बाजार के लिए अनुकूलित समाज बनाने का प्रयास करते हैं, बाजार के लिए कंडीशनिंग करने का काम करते हैं। वहाँ विचारों की कंडीशनिंग है, मन की कंडीशनिंग है, एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी अखबार यहाँ पर लड़ रहा है। ये जो लोग हैं जिनको मैनेजर्स हम कह रहे हैं, मीडिया मैनेजर्स, वे बाजार के लिए एक अनुकूल समाज बनाने के लिए, बाजार के लिए कंडीशनड समाज बनाने के लिए अहरनिश साधना कर रहे हैं। ऐसे अखबारों में काम के लोग तलाशे जा रहे हैं और कई बारे में उनकी कार्य स्थितियाँ भी बेहतर हो रही हैं। इस नए समय ने डेस्क और फील्ड की दूरी को लगभग पाट दिया है। एक नए कंटेंट का विकास और सृजन यहाँ महत्वपूर्ण हुआ है। चलता है वाला ट्रेंड खत्म हुआ, विदाई की ओर है। कहते हैं कि अखबारों की डिजिटल एडिशन का सूरज नहीं ढलता। अखबारों की डिजिटल एडिशन का सूरज नहीं ढलता, यानी अब 24 घंटे काम करने वाले अखबार भी हैं जो अपने वेब पेज पर, जो अपने मोबाइल ऐप पे, जो अपने पोर्टल्स पर अखंड आपको खबरों की वर्षा कर रहे हैं। यानी कि अखबार अब 24 घंटों के उत्पाद में बदल रहे हैं। उन्होंने इस पूरे वातावरण के साथ अपना अनुकूलन किया है। ऐसे में अपार अवसरों का सृजन हो रहा है। एक नए अखबार से मुलाकात हो रही है। एक नया समाचार पत्र हमारे घर आता है जो 1991 में पैदा हुआ है, जिसकी पैदाइश का साल 1991 है। यह बाजारीकरण, भूमंडलीकरण के मूल्यों से पैदा हुआ अखबार है। परिवर्तन के इसी प्रभाव को रेखांकित करते हुए 1982 में टेलीविज़न जब कलर हुआ था, एशियाड हमारे देश में हुआ था, राजीव जी देश के प्रधानमंत्री थे, आदरणीय राजीव गांधी जी। 1982 में टेलीविज़न कलर हुआ और जब टेलीविज़न कलर हुआ तो हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि और संपादक, दिनमान के संपादक रहे श्री रघुवीर शाह ने कहा था कि अब खून का भी रंग दिखेगा, यानी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की विदाई हो रही थी। तो ये वही समय था जिसके बाद हमारे अखबार भी 91 के बाद करण हुए। 1991 में हमने भूमंडलीकरण की नीतियों को स्वीकार करने के बाद मीडिया में ऐसे अनेक रंग देखे जो हमारे इंद्रधनुष में नहीं थे। ये बिल्कुल नया अखबार है जिसकी जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन के गर्भमाल में नहीं है। उसे यहाँ खोजिएगा भी मत, उससे बहुत नैतिक अपेक्षाएं भी मत पालिएगा, क्योंकि ये बहुत बदला हुआ अखबार है और आपको उससे निराशा होगी अगर आप उससे बहुत नैतिक अपेक्षाएं पालेंगे। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ इस पूरे दौर में कि डिजिटल मीडिया की जो ताकत बढ़ी है, जिस तरह से मोबाइल क्रांति और सोशल मीडिया की क्रांति हुई है और जिस तरह से सोशल मीडिया की उपलब्धता ने पढ़ने की दुनिया को प्रभावित किया है, पढ़े जाने वाले जो अखबार हैं वो अब पलटे भी कम जा रहे हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर एक बार रायपुर में मीडिया विमर्श के आयोजन में गए थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि पहले एक अखबार को पढ़ने में मुझे 40 मिनट लगते थे, अब उतनी देर में मैं दर्जन भर अखबार पलट लेता हूँ। जाहिर है कि वो ठीक कह रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं कि पढ़ने का जो समय घटा है उसके लिए अखबार अकेले जिम्मेदार नहीं। अखबारों के देखिए तो वो पुराने अखबारों से बहुत सुंदर है, वो बड़े सुदर्शन है, सुंदर उसमें छपते हैं, बड़ी प्रेजेंटेशन उनकी बहुत बेहतर हुई है, अच्छे कागज़ पर अच्छी प्रस्तुति के साथ उन्नत टेक्नोलॉजी की मशीनों पर छप रहे हैं, वे मोटे भी हुए हैं। उनकी जो प्रस्तुति है वो कहीं ना कहीं टेलीविज़न से होड़ करती हुई दिखती है।
उनका कलेवर बड़ा आकर्षक है, उनके शीर्षक बोलने लगे हैं। और कई बार तो आप देखेंगे कि जो उनकी भाषा है, उनके शीर्षकों की, उनके समाचारों की, वो टेलीविजन की भाषा से होड़ करती हुई दिखती है। वो टेलीविजन की भाषा के बरस अपने को खड़ा करना चाहते हैं, यानी कि उनके शीर्षक बोलने लगे हैं। कई बार जो टेलीविजन की भाषा है वही उनकी भाषा है। उनका कलेवर बहुत आकर्षक हो चुका है, वे बड़े सुंदर दिखने लगे हैं। बावजूद इसके पठनीयता का संकट क्यों है, आपको ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप ये जरूरी है कि अखबार एक नए तरीके से प्रस्तुत हो। अखबार ज़्यादा लाइव प्रस्तुति के साथ, ज़्यादा जीवंत प्रस्तुति के साथ सामने आए। तमाम जो समाचार पत्र हैं वो ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। पूरे अखबार एक लय और एक स्वर में, एक संगीत की तरह, संगीत की एक सिम्फनी बजती है, धुन बजता है, एक उसकी लय होती है जो टूटती नहीं है। अखबारों को चाहिए कि वह तटस्थता से हटकर एक आत्मता की ओर बढ़े। उन्हें तटस्थ नहीं होना है, उन्हें एक आत्म होना है, एक लय पैदा करनी पूरे अखबार के बीच में, पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक। जैसे हम एक उपन्यास पढ़ते हैं, एक कविता पढ़ते हैं, एक कहानी पढ़ते हैं, एक लय उसमें रहती है। ऐसे अखबार को एक लय पैदा करनी पड़ेगी। वो लय कहाँ से आएगी? वो लय आएगी कॉपी एडिटिंग से। जब आप भाषा के साथ काम करते हैं, एक जैसी भाषा में पूरा का पूरा अखबार लिखा जाता है, एक जैसी भाषा में पूरा अखबार संवाद करता है, सेम फॉन्ट्स में बात करता है, सेम कलेवर में बात करता है, तो एक लगता है कि एक जो पाठक है वो उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ पाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अखबारों को अब विशिष्टता की तरफ बढ़ना पड़ेगा, अपना स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। एक ज़माने में कहा जाता था कि जो सर्वग्राही होता है, सब चीज़ों को देता है। जितनी अधिक खबरें आपने दे दी उतना ही अच्छा समाचार है। जितनी खबरें आपने ठूस दी अखबार के अंदर उतने अच्छे आप अखबार हैं। आज अखबार का सर्वग्राही होना अच्छा नहीं माना जाता। आज अखबार को सफल अगर होना है तो उसको विशिष्ट बनना पड़ेगा, उसको विशिष्टता बोध पैदा करना पड़ेगा, अपने अंदर विशिष्टता पैदा करना पड़ेगा। आखिर वे किस पाठक वर्ग के साथ होना चाहते हैं। जैसे अखबारों के व्यक्तित्व की मैं चर्चा करूं तो द हिंदू का एक व्यक्तित्व है, इसलिए उस तरह का पाठक द हिंदू के साथ जाता है। इंडियन एक्सप्रेस का एक व्यक्तित्व है, इसलिए उस तरह का पाठक इंडियन एक्सप्रेस के साथ जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक व्यक्तित्व है, इसलिए उस तरह का पाठक उसके साथ जाता है। यानी अखबारों को अपना व्यक्तित्व गढ़ना पड़ेगा, अपनी विशिष्टता विकसित करनी पड़ेगी। इसका आशय यह है कि अखबार मनुष्य की तरह अपना व्यक्तित्व गढ़े। उनको खास दिखना होगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि वो किससे बात करना चाहते हैं, किसको संबोधित करना चाहते हैं। उन्हें झुंड से अलग दिखना पड़ेगा, भीड़ से अलग दिखना पड़ेगा, एक समर्पित संस्था की तरह काम करना पड़ेगा। अब अखबार सिर्फ खबर देके मुक्त नहीं हो सकते, उन्हें अपने सरोकारों को स्थापित करने के लिए आगे आना पड़ेगा। उनको अपने सरोकार बताने पड़ेंगे कि हमारे सरोकार क्या हैं, हमारी पिंड क्या है, हमारी विचार यात्रा क्या है, हम किस वैचारिक भूमि पर खड़े हैं, हम किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, हम कैसा विश्व बनाना चाहते हैं। उनको अपनी वैचारिकी को स्पष्ट करना पड़ेगा। अब वो सिर्फ खबर देकर मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की उपलब्धता के बाद खबर देने का काम अखबारों से लिया जा चुका है। अब 24 घंटे में एक बार आने वाला अखबार खबर पर जिंदा नहीं रह सकता। अखबारों की कहा जाता था मीडिया के बारे में कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये 3 काम उनके थे। सूचना देना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना। मुझे लगता है सूचना देने का काम अखबारों के हाथ से लिया जा चुका है। अखबार जब तक छप कर आता है तब तक खबरें वायरल हो चुकी होती हैं। वो कई बार हमारे आप सबके मोबाइल में आ चुकी होती हैं। टीवी, डिजिटल माध्यम, सोशल मीडिया उन खबरों को ब्रेक कर चुके होते हैं। यानी अखबार का जो मुख्य उत्पाद है वह खबर नहीं है। अगर कोई अखबार खबरों के बल पर जिंदा रहना चाहता है, उसकी मृत्यु अवश्य संभावी है। इसलिए उसका सरोकार, उसकी विशेषण शक्ति, उसकी खबरों के पीछे छिपे अर्थ को बताने की क्षमता, व्याख्या करने की शैली यहाँ महत्वपूर्ण होगी कि अखबार खबर के आगे की बात करेगा। यानी अखबार को स्थानीय जनों से एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, जिसके मूल में खबर नहीं, स्थानीय सामाजिक सरोकार होंगे। सामाजिक सरोकारों से बहुत गहरी संलग्नता ही किसी अखबार या मीडिया समूह की स्वीकार्यता में अब सहायक हो सकती है। शायद इसीलिए अब अखबार इवेंट्स का सहारा ले रहे हैं, अखबार अब अभियानों का सहारा ले रहे हैं, लोगों के बीच में पैठ बना रहे हैं। इससे ब्रांड वैल्यू के साथ स्थानीय सरोकार भी स्थापित होते हैं। और दूसरी एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अब डेस्क का समय नहीं है। एक जमाने में डेस्क की तूती बोलती थी, डेस्क पे खबरें बना दी जाती थी। अखबारों को अगर अपनी उपयोगिता बनाए रखनी है तो उनको मैदानी रिपोर्टिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। इस समय का संकट क्या है कि हमारे समाचार पत्र, हमारे मीडिया हाउस मैदानी रिपोर्टिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें मैदानी रिपोर्टिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। टीवी, डिजिटल, सोशल मीडिया, हर जगह ज्ञान देने वालों की खूब फौज है।
बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो सिर्फ ज्ञान ही दे रहे हैं, वास्तविक चीजें और जमीन पर उतरकर खबरें करने वाले लोग कम हैं। एक ही ज्ञान इतने स्थानों से प्रक्षेपित होता है कॉपी होकर कि अब लोग नए विचारों की प्रतीक्षा में हैं, उन्हें नए विचार चाहिए। इसलिए नई खबरों की प्रतीक्षा है। ये खबरें डेस्क पर लिखी हुई और रची हुई नहीं होंगी, इसमें माटी की महक और जमीन पर हो रहे संघर्षों की धमक होगी। ये खबरें आम आदमी के लोग जिंदगी की होंगी जो अपने पसीने की खुशबू से इस दुनिया को बेहतर बनाने में लगे हैं। यहाँ सपने होंगे, उम्मीदें होंगी, असंभव को संभव बनाने वाले भगीरथ होंगे। ऐसे लोगों की खबरें उसका इंतजार हो रहा है। इसके लिए हमें बोलने के बजाय सुनने का अभ्यास करना होगा। इसे ही इंटरैक्टिव होना कहते हैं। यह मंच एक तरफा बात के बजाय संवाद का मंच होगा। यहाँ चीजें थोपी नहीं जाएंगी, पाठकों को बताई जाएंगी। हमें अपने पाठकों और उनकी भावनाओं का विचार करना होगा। यहाँ चीजें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, उस पर पाठकों की राय का आदर किया जाएगा। लोकतांत्रिक विमर्शों के मंच बनकर ही अखबार अपनी साख को बचा और बना पाएंगे। अखबार विचारों को थोपने के बजाय विमर्श के मंच की तरह काम करेंगे। सब पक्षों और सभी राय को जगा देंगे। एक सुंदर दुनिया के सपने को सच बनाते हुए उनको दिखना होगा। समाचार और विचार के पक्ष अलग अलग हैं, उन्हें अलग अलग ही रखा जाएगा। खबरों में विचारों की मिलावट से बचने के सचेतन प्रयास आपको करने पड़ेंगे। विचारों के पन्ने पर पूरी आज़ादी के साथ हमें विमर्श करना होगा। हर तरह की राय का वहां स्वागत करना पड़ेगा। विचारों की विविधता भी होनी चाहिए, विचारों की बहुलता भी होनी चाहिए। पत्रकार अपनी पॉलिटिकल लाइन तो रखें, लेकिन पार्टी लाइन से बचें, यह भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अखबार की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता इससे ही स्थापित होगी जब वो अपनी वैचारिक की को थोपने का प्रयास नहीं करेंगे। दूसरी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक मीडिया के बारे में कहा जाता रहा कि हमारा काम सवाल उठाना है, प्रश्नाकुल होना, सवाल खड़े करना, ये मीडिया का काम है। मैं कहना चाहता हूँ ये हमारे समाज की विवृत्ति है, मीडिया की विवृत्ति रही है कि हम समस्याओं की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, समाधानों की तरफ कम सोचते हैं। अखबारों ने भी अरसे से मान लिया है कि उनका काम सिर्फ संकटों की तरफ इशारा करना है, उंगलियां खड़ी करना है। हमारा समाज भी ऐसा मानता है कि हमसे क्या मतलब, जबकि यह हमारा ही समाज है, हमारा ही शहर है, हमारा ही प्रदेश है और हमारा ही देश है। इसलिए इस देश के संकट हमारे संकट हैं, इस राज्य के संकट हमारे संकट हैं, इस गांव के संकट हमारे संकट हैं। इसके दर्दों का, इसकी समस्याओं का समाधान भी हमको खोजना पड़ेगा। अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए स्वयं हमको आगे आना पड़ेगा। एक संस्था के रूप में अखबार बहुत ताकतवर है, इसलिए उन्हें सामान्य जनों की आवाज़ बनकर उनके संकटों के समाधान के प्रकल्प के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना पड़ेगा। मजलूमों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, गरीबों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे समय में पत्रकार सिर्फ घटना का पर्यवेक्षक नहीं रह जाएगा, वो एक कार्यकर्ता की तरह भी सामने आएगा, जिससे हम जर्नलिस्टिक एडवोकेसी कहते हैं। एक जर्नलिस्टिक एडवोकेसी हमें करनी पड़ेगी और ऐसे अभियान अखबार की जड़ें समाज में इतनी गहरी कर देते हैं कि वो अखबार भरोसे का नाम बन जाते हैं। विश्वसनीयता और प्रामाणिकता उनके जीवन का एक आधार बन जाती है। आज के समय में जब हम एक मीडिया में काम करते हैं तो दूसरे मीडिया का हम सहयोग लेते ही लेते हैं। एक अखबार चलाने वाला संस्थान आज निश्चित ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है, तो वहीं वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उसी सक्रियता के साथ उपस्थित है। इस तरह हम अपने संदेश की शक्ति को ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा व्यापक बनाते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रिंट पर लोग कम आ रहे हैं या उनका ज़्यादातर समय अन्य डिजिटल माध्यमों और मोबाइल की तरफ गुजर रहा है। ऐसे में इस शक्ति को नकारने के बजाय हमें इसे स्वीकार करने में ही भलाई है। आपके अखबार की अगर ब्रांड वैल्यू है, सालों साल से वर्षों से आप अखबार के व्यवसाय में हैं, तो आपको इसकी दक्षता है। आप न्यूज़ मीडिया के मास्टर हैं, आप न्यूज़ को समझते हैं। न्यूज़ को जब आप समझते हैं तो आप न्यूज़ के व्यवसाय में आप सफल होंगे, दूसरा कोई सफल नहीं होगा। इसलिए जब आपके अखबार की ब्रांड वैल्यू है, सालों से आप खबरों के व्यवसाय में हैं, आपको इसकी दक्षता है, इसलिए आपने लोगों का भरोसा और विश्वास अर्जित किया है। इस भीड़ में अनेक लोग डिजिटल मीडिया पर आएंगे, अनेक लोग डिजिटल मीडिया पर देखेंगे खबरों का व्यवसाय करते हुए, किंतु जो मीडिया हाउस है, पुराने परंपरागत मीडिया हाउस हैं, उनकी यात्रा अपने आप में खास है। इसलिए आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, प्रिंट का अखबार चलाने वाले जो बड़े हाउस हैं, उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको पहले दिन ही एक बड़ी फॉलोइंग हासिल हो जाएगी, पहले दिन ही बड़ी विश्वसनीयता हासिल हो जाएगी। यानी जिस चीज़ को पाने के लिए आपके डिजिटल प्रतिद्वंदियों को वर्षों लग जाएंगे, उसको एक बड़ा मीडिया हाउस एक दिन में अर्जित कर सकता है, क्योंकि उसको स्वीकार्यता प्राप्त है।
या ये अपने आप में सुविधा है जिसका लाभ आपके अखबार को मिलता ही है। एक बात और मुझे इसमें जोड़नी थी कि अब जो कंटेंट है, आप भले प्रिंट के हाउस हैं या प्रिंट का आपका काम है, अब जो प्रिंट का हाउस है वह सिर्फ जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं, सिर्फ प्रिंट पे नहीं होगा, वो तमाम माध्यमों पर काम करेगा। वो एक साथ 5 माध्यमों पर कैसे काम करता है वो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। और जब आप तमाम माध्यमों प्रसारित होते हैं, जब आप तमाम माध्यमों पर प्रसारित होते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ती हुई चली जाती है। आज वे संस्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो एक साथ ऑफलाइन यानी प्रिंट, ऑनलाइन यानी वेब पोर्टल और वेब मीडिया, ऑन एयर यानी रेडियो, मोबाइल यानी मोबाइल ऐप पर और ऑन ग्राउंड यानी इवेंट्स पर सक्रिय हैं। यानी इन 5 माध्यमों को साथ करके कोई भी अखबार अपनी मौजूदगी को सर्वत्र बना सकता है। इसको लेके हम पहले कहते भी रहे हैं, जो दिखेगा वही बिकेगा। यानी हर जगह आप देखते हैं, मोबाइल ऐप पे आप देखते हैं, पोर्टल पे आप देखते हैं, टेलीविजन पे आप देखते हैं, आपका रेडियो बज रहा है, तो चारों तरफ आपकी वायरलिटी होती है, चारों तरफ आपके नाम का डंका बजता है और इस तरह 5 माध्यमों को साथ कर आपकी मौजूदगी सब तरफ दिखती। इवेंट ग्राउंड पे भी आप सक्रिय हैं, गरबे का आयोजन करते हैं, पेड़ लगाने का आयोजन करते हैं, पानी बचाने का आयोजन करते हैं, तालाब को बचाने और बचाने के लिए पर्यावरण का कोई अभियान आप लेते हैं, तो इससे जो है आपकी सर्वत्र उपस्थिति दिखती है। ऐसे में जो बहुविधाओं में दक्ष पेशेवर हैं उनकी मांग बढ़ जाएगी। मैं पत्रकारिता के विद्यार्थियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो बहुत सारी विधाओं में दक्ष पेशेवर हैं उनकी मांग बढ़ने ही वाली है। यानी तमाम पत्रकार ऐसे खोजे जाएंगे जो इन सभी 4-5 विधाओं में पारंगत होंगे। उनके विकास का महामार्ग खुलेगा। मल्टी स्किल्ड पेशेवर की मांग बढ़ जाएगी जो एक साथ अनेक माध्यमों पर काम कर सके। ऐसे में एकीकृत विपणन और ब्रांडिंग सॉल्यूशन की बात भी प्रारंभ हो जाएगी। मीडिया कन्वर्जेंस से मानव संसाधन का अधिकतर उपयोग संभव होगा। अचल संपत्ति की लागत और समाचार को एकत्र करने से इस लागत की सामूहिकता भी कम हो जाएगी। यानी कि अखबारों को कम खर्च में अधिक परिणाम हासिल होने शुरू हो जाएंगे। अब आप देखिए कि आखिर मीडिया का लीडर कौन है, मीडिया का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो सारे तकनीकी विकास और डिजिटलाइजेशन के बावजूद भारत जैसे बाजार में आज भी प्रिंट ही कमा रहा है। एशिया और लैटिन अमेरिका में प्रिंट के संस्करण विकसित हो रहे हैं। भारत, चीन और जापान के बाजार में आज भी प्रिंट मीडिया की तूती बोल रही है। भारत में तो डिजिटल भी संकट है क्योंकि उसने मुफ्त की आदत लगा दी है, जबकि प्रिंट मीडिया ने इसका खासा फायदा उठाया है। आज अनेक प्रिंट माध्यम जो बेस पर गए, डिजिटल पर गए, उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी सशुल्क यानी पैसा लेना प्रारंभ कर दिया है। यानी भारत जैसे देश में क्षेत्रीय व भाषाई पत्रकारिता के विकास के अनेक अवसर हैं। रॉबिन जेफरी को मैं याद करना चाहता हूँ आज के मौके पर। प्रिंट मीडिया के विकास के रॉबिन जेफरी ने 3 चरण बताए थे। उन्होंने बताया था प्रिंट मीडिया के विकास के 3 चरण हैं। पहला चरण है रेयर, दूसरा एलीट और तीसरा मास। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत ने तो अभी मास में प्रवेश ही लिया है। यानी हमारे सामने अभी बहुत सारे अवसर हैं जिनका हमें इंतजार है। एक भरा पूरा अवसर, एक भरी पूरी दुनिया हमारे सामने है। दुनिया के तमाम प्रगतिशील देशों में भले इस प्रकार की सूचनाएं आ रही हों कि प्रिंट मीडिया पर संकट के बादल हैं, पर भारत का मन, भारत का जीवन आज भी प्रिंट मीडिया के साथ है। 2008 में एक किताब आई जे गोमेज की अमेरिका में, उस किताब का नाम ही था प्रिंट इज डेड, यानी प्रिंट मर चुका है, प्रिंट इज डेड। उस किताब के बारे में लाइब्रेरी रिव्यू में एंटनी चिथम ने एक रिव्यू लिखा, उसमें लिखा ये किताब उन सब लोगों के लिए वेकअप कॉल की तरह है जो प्रिंट मीडिया में हैं किंतु उन्हें नहीं पता कि इंटरनेट के द्वारा डिजिटल दुनिया किस तरह की बन रही है। एक खतरा उन्होंने बताया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें अमेरिका और पश्चिम देशों में घटित हुई, इन दिनों भारत में कई अखबारों के बंद होने की सूचनाएं भी मिली हैं, पर मुझे लगता है कि भारत में बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत में प्रिंट का जो विकास है वह अभी निरंतर है क्योंकि बड़ी संख्या में भारत अभी पढ़ रहा है, भारत पढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत में साक्षरता बढ़ रही है, भारत में लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, लोग अखबारों को खरीद रहे हैं, अपने घरों में हो रहे एकल परिवारों के नाते अखबार की बिक्री हो रही है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी इस घुमंडलीकरण के बाद जो है डिजिटल मीडिया की तमाम चुनौतियों के बावजूद भी प्रिंट का एक बेहतर भविष्य मुझे नज़र आता है। और आप देखेंगे कि भारत में किताबों का जो व्यवसाय है वह भी बड़ी तरह बड़ा है। दुनिया के तमाम बड़े प्रकाशक
जो है, जो दुनिया में जिनका नाम था हार्पर कॉलिंस के लेके आए, बड़े प्रकाशक भी आज आ रहे हैं और भारत में किताबों का प्रकाशन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किताबें खरीदी जा रही हैं, भले वो नई हिंदी की किताबें हों, थोड़ी नए तरह की चीज़ें उसमें की जा रही हों, भले वो नई हिंदी के नाम पे प्रेम कहानियाँ परोसी जा रही हों, पर अंततः जो पाठक है हिंदी का, हिंदी की दुनिया बहुत बड़ी है, भारतीय भाषाओं की दुनिया बहुत बड़ी है। हिंदी और भारतीय भाषाओं की जो दुनिया है वो अपने आप में एक बड़े बाजार के रूप में विकसित है। प्रिंट का बाजार अपने आप में, तो हो सकता है माध्यम बदल जाएं, हो सकता है किताबें किंडल पर पढ़ी जाएं, हो सकता है किताबें दूसरे ई माध्यमों पर पढ़ी जाएं, पर किताबें ज़िंदा रहेंगी, अखबार ज़िंदा रहेंगे, अखबारों का भविष्य ज़िंदा रहेगा, खबरें ज़िंदा रहेंगी, उनके स्वरूप बदलते रहेंगे। एक ज़माने में परंपरागत मीडिया था, परंपरागत मीडिया में मुनादी करके हम चीज़ों को सुनते थे। 1726 में जेम्स से किया है, उन्होंने एक अखबार निकाला। उसके बाद जुगल किशोर शुक्ल जी ने दूसरा अखबार निकाला। इसके बाद अखबारों की एक यात्रा प्रारंभ हुई और धीरे 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 आप देखते हैं कि भारत प्रिंट मीडिया का शहंशाह बन गया। आज इतने सारे अखबार हिंदुस्तान में निकलते हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो एक परिवर्तन का दौर है, जिस परिवर्तन से सबक लेके हमें 4-5 प्लेटफॉर्म पर एक साथ सक्रिय होना पड़ेगा। हम प्रिंट मीडिया के माध्यम पर सक्रिय होंगे, हम ऑनलाइन माध्यमों पर भी सक्रिय होंगे और हम रेडियो, टीवी, डिजिटल जितने प्रकार के माध्यम हो सकते हैं, मोबाइल ऐप, और भविष्य का जो मीडिया है वो मोबाइल है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जब डीएलए का अखबार बंद हुआ आगरा में, तो उनके मालिक ने अंतिम संपादकीय जो प्रिंट पर लिखा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और विकास यात्रा का भी क्रम है। सूचना विस्फोट के आज के युग में, डिजिटल युग में कागज पर मुद्रित शब्द ही काफ़ी नहीं है, अब समय की ज़रूरत है सूचना समाचार पलक झपकते ही लोगों तक पहुँचे। इसी उद्देश्य से डीएलए का प्रिंट एडिशन का प्रकाशन स्थगित किया जा रहा है। इसके अलावा एक सूचना और मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो डीएनए जी जो समूह है, बहुत बड़ा समूह हिंदुस्तान का है, उसने अपना डीएनए जब अखबार बंद किया तो उसने एक नोटिस जारी किया। उसके तर्कों पर ध्यान दें। उन्होंने कहा, हम नए और चैलेंजिंग फेज में प्रवेश कर रहे हैं। डीएनए अब डिजिटल हो रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान डिजिटल स्पेस में डीएनए काफ़ी आगे बढ़ गया है। वर्तमान ट्रेंड को देखें तो पता चलता है कि हमारे रीडर्स, खासकर युवा वर्ग, हमें प्रिंट के बजाय डिजिटल पर पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है। न्यूज़ पोर्टल के अलावा जल्दी ही डीएनए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें वीडियो बेस्ड ओरिजिनल कंटेंट पर ज़्यादा फोकस होगा। कृपया ध्यान दें, सिर्फ मीडियम बदल रहा है, हम नहीं। अब अखबार के रूप में आपके घर नहीं आएंगे, बल्कि मोबाइल के रूप में आपके साथ हर जगह रहेंगे। तो ये अपने आप में एक कहानी है बदलती हुई दुनिया की, जिसमें डिजिटल माध्यमों के साथ हमको संगति बिठानी पड़ेगी। अपने प्रिंट माध्यमों को ज़्यादा सचेत, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होकर के, ज़्यादा अच्छे कलेवर के साथ, ज़्यादा मेहनत के साथ हमें अपने प्रिंट माध्यमों को विकसित करना पड़ेगा। और ये प्रिंट माध्यम विकसित होंगे, अनेक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे। अखबार मरेंगे नहीं, शायद अखबार अपना स्वरूप बदल रहे होंगे और अलग तरह से वो प्रस्तुत हो रहे होंगे। इस प्रस्तुति को अगर हम समझ पाए, इस समय के चैलेंज को हम समझ पाए और प्रिंट माध्यमों को एक अलग तरीके से हम विकसित कर पाए, तो मुझे लगता है भारत जैसे देश में, जहां आज भी तेजी के साथ साक्षरता बढ़ रही है, अभी भी पूरा भारत साक्षर नहीं है, हम तेज़ी से साथ साक्षरता की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे परिवार बढ़ रहे हैं, हमारी पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो सारा कुछ जो है हिंदुस्तान में एक उजले भविष्य की ओर संकेत करता है, जिसमें मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा आकाश अभी भी उपस्थित है। आप सब ने मेरी इस बातचीत को सुना, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और केल पचौरी प्रकाशन के जो प्रबंधकगण हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, तरुण विजय पिचौरी जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रुति जी को, उन सारे मित्रों को जो जुड़े। आदित्य उत्तम जी दिख रहे हैं, शशिधर द्विवेदी दिख रहे हैं, हमारे गुरुदेव श्री सीपी अग्रवाल जी दिख रहे हैं, लखनऊ से रुचिता चौधरी जी हैं, अमरेश चंद्रा मेरे दोस्त हैं बस्ती से। उन सभी के प्रति जो हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़े, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। लोकेन्द्र सिंह राजपूत जी भोपाल से दिख रहे हैं मुझे। आप सब ने जिस तरह से हमारा साथ दिया इस पूरी चर्चा में, मुकेश चौरासे जी, आप सब ने इस चर्चा में हिस्सा लिया और प्रिंट माध्यमों के बारे में जो विमर्श हुआ, रविशंकर शुक्ला भी दिख रहे हैं बस्ती से, तो आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आपको नमन करता हूं। कृष्णा नागपाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, नागपुर से जुड़े हैं, भावना पाठक जी जुड़ी हैं इंदौर से, उनका भी अभिनंदन। तो आप सबकी शुभकामनाएं आप दें और हम एक अच्छी और बेहतर मीडिया बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सुंदर मीडिया बनेगा, एक ऐसा मीडिया बनेगा जो ज़्यादा सरोकारी होगा, ज़्यादा संवेदनशील होगा और ज़्यादा मानवीय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार।